नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 9 मिड टर्म एग्जाम 2025 से 26 सोशल साइंस का पेपर जिसका कोड है 087। ये पेपर का पूरा एनालिसिस हम देखेंगे कि पेपर में किस तरह के प्रश्न आए, कौन कौन से अध्याय से ज्यादा वेटेज रहा और किन टॉपिक्स पर अगली बार ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगा कि परीक्षा में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ताकि आप फाइनल एग्जाम में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज के मिड टर्म एग्जाम पेपर का पूरा विश्लेषण। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आते हैं खंड का पर जो कि इतिहास का है। ये खंड 20 नंबर का है। प्रश्न नंबर 1 है। इसमें आपको खाली स्थान दिया है और नीचे 4 ऑप्शन दिए जिसमें से उत्तर बताना है। प्रश्न है, फ्रांस की मुद्रा थी जिसको 1794 में बंद कर दिया गया। ये प्रश्न 1 नंबर का है। पहला ऑप्शन है पाउंड, दूसरा ऑप्शन है डॉलर, तीसरा ऑप्शन है लिवे, चौथा ऑप्शन है रुपए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 लिवे। प्रश्न नंबर 2 है। उचित मिलान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको सूची 1 को सूची से मिलान करना है। ये प्रश्न भी 1 नंबर का है। सूची 1 में है, अ में है टाइद, बी में है प्रथम एस्टेट, सी में है टाइल, डी में है द्वितीय एस्टेट। सूची में है, 1 में है पादरी वर्ग, 2 में है राज्य द्वारा वसूले जाने वाला कर, 3 में है कुलीन वर्ग, 4 में है चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर। इसका उत्तर है ऑप्शन अ है अ का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। प्रश्न नंबर 3 है। ऊंचे पर्वत में विशाल घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न भी 1 नंबर है। पहला ऑप्शन है खादर, दूसरा ऑप्शन है भावर, तीसरा ऑप्शन है बुग्याल, चौथा ऑप्शन है कारवां। इसका उत्तर है ऑप्शन सी बुग्याल। प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के चरवाहों के बारे में सही नहीं है? यह प्रश्न भी 1 नंबर का है। पहला ऑप्शन है कोई भी चरवाहा व्यापार नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका के चरवाहे ऊंट, बकरी, गाय, बैल, भेड़ पालते हैं। तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका के चरवाहे दूध, ऊन, मांस आदि बेचते हैं। चौथा ऑप्शन है अफ्रीका के ज्यादातर चरवाहे अर्ध शुष्क घास के मैदान या सूखे रेगिस्तान में रहते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन अ कोई भी चरवाहा व्यापार नहीं करता है। प्रश्न नंबर 5 है। जम्मू और कश्मीर में कौन सा चरवाहा रहता है? इस समुदाय के लोग किन जानवरों का पालन करते हैं? यह प्रश्न 2 नंबर का है। इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर में गुंजर बकरवाल समुदाय रहता है। यह लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। फ्रांस का संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। कोई 3 अधिकार बताइए जिन्हें नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ये प्रश्न 3 नंबर का है। इसका उत्तर है 1791 का फ्रांस का संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 6 का बी पार्ट
फ्रांस की महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्रांतिकारी सरकार द्वारा आरंभ किए गए किन्हीं 3 सुधार का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 3 नंबर का है। इसका उत्तर है, क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए निम्न कदम उठाए। 1. सरकारी विद्यालयों की स्थापना की और इससे सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। 2. महिलाओं की मर्जी के खिलाफ पिता उनको शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। 3. शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। 4. तलाक को कानूनी रूप दिया गया। 5. महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण का अधिकार दिया गया। प्रश्न नंबर 7 का पाठ। मासाई समाज किन 2 श्रेणियों में बटा हुआ था? इनके क्या कार्य थे? बदलावों से मासाई समाज पर पड़े किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 5 नंबर का है। इसका उत्तर है, मासाई समाज 2 श्रेणियों में बटा हुआ था। 1. वरिष्ठ जन यह शासन चलाते थे। 2. योद्धा यह मुख्य रूप से लड़ाई, कबीले की रक्षा, दूसरे कबीले के मवेशी छीनने का कार्य करते थे। बदलाव के प्रभाव। 1. अंग्रेज सरकार ने मासाई उपसमूहों के मुखिया निश्चित कर दिए और कबीलों की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। 2. वरिष्ठ जन और योद्धा की सत्ता कमजोर हो गई। 3. मुखियाओं को चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आय होती थी। 4. गरीब चरवाहे सड़क या भवन निर्माण कार्य में काम करते थे। प्रश्न नंबर 7 का भी पाठ। आधुनिक विश्व में आए बदलावों से चरवाहा समुदायों पर क्या प्रभाव पड़े? उन्होंने इनका सामना किस प्रकार किया? ये प्रश्न 5 नंबर का है। इसका उत्तर है, प्रभाव। 1. नए कानून और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का तरीका बदल दिया। 2. चारागाह खत्म, जानवरों को चराना मुश्किल। 3. सूखे के समय चरागाहों की कमी से जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। चरवाहों ने बदलावों का सामना निम्न प्रकार से किया। 1. स्वयं में परिवर्तन कर। 2. जानवरों की संख्या कम करना। 3. नए इलाकों में प्रवेश का प्रयत्न करना। 4. आने जाने के सालाना रास्ते बदलना। प्रश्न नंबर 8 है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बॉर्डाक्स या नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में दूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दासश्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। प्रश्न 8 का नंबर 1 है, कैरिबियाई उपनिवेश फ्रांस के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे? 1. इसका उत्तर है, कैरिबियाई उपनिवेश फ्रांस के लिए तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। प्रश्न 8 का नंबर 2 है, फ्रांस में दास प्रथा को पुनः किसने शुरू किया? इसका उत्तर है,
फ्रांस में दास प्रथा को नेपोलियन ने पुनः शुरू किया। प्रश्न 8 का नंबर 3 है। फ्रांस ने अफ्रीका से दास क्यों लिए? इसका उत्तर है यूरोपीयों की अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने की अनिच्छा के कारण और बागानों में श्रम की कमी के कारण फ्रांसीसी अफ्रीका से दास लाए। प्रश्न नंबर 9 है। मानचित्र कौशल आधारित प्रश्न, 2 अंक। फ्रांस के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 स्थानों को और बी के रूप में चिन्हित किया गया है। इनकी पहचान करके इनके सही नाम मानचित्र में अंकित रेखा पर लिखिए। 2x1 वह स्थान जहां स्वयंसेवकों ने फ्रांस का राष्ट्रगान गाया था। इसका उत्तर है मार्सिले। बी फ्रांस की राजधानी। इसका उत्तर है पेरिस। आइए मैप में देखते हैं। जहां लिखा है वो मार्सिले है और जहां भी लिखा है वो पेरिस। अब आते हैं खंडक पर जो कि भूगोल का है, जो कि 20 नंबर का है। प्रश्न नंबर 10 है। रीमा एक ऐसे देश की निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ लगती है। निम्नलिखित में से वह किस देश की निवासी होगी? 1. नेपाल, बी ईरान, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका उत्तर है ऑप्शन पहला नेपाल। प्रश्न नंबर 11 है। नीचे 2 कथन, अभिकथन और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। कारण, आर भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। विकल्प और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या है। बी और आर दोनों सही हैं लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। सी सही है लेकिन आर गलत है। डी गलत है लेकिन आर सही है। इसका उत्तर है पहला ऑप्शन और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 12 है। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? 1. नर्मदा, बी गंगा, सी यमुना, डी महानदी। इसका उत्तर है बी गंगा। प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालय की नदियों के विषय में सत्य है? 1. यह नदियां मौसमी होती है। बी इन नदियों की लंबाई कम है। सी यह नदियां अधिकतर 12मासी होती है। डी यह नदियां छिछली है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यह नदियां अधिकतर 12मासी होती है। प्रश्न नंबर 14 है। मिलान कीजिए। 1 स्तंभ, 1 स्तंभ। अतराई, 1 अभारतीय मरुस्थल। बी दक्कन ट्रैप, 2 प्रायद्वीपीय पठार। सी बरकान, 3 उत्तरी मैदान। 1 बी 2 सी 3 बी 2 बी 3 सी 1। सी 1 बी 3 सी 2 डी 3 बी 2 सी 1। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 3 बी 2 सी 1। प्रश्न नंबर 15 है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
इसका उत्तर है 1. मानमरोवर झील से उद्गम 15. 2. दिबांग, लोहित, केतुला सहायक नदी. 3. 2900 किलोमीटर. कुल लंबाई 916 भारत में. प्रश्न नंबर 16 का पाठ है भारत की भिन्न भूआकृतियां विभिन्न होते हुए भी एक दूसरे की पूरक है. कथन का विश्लेषण कीजिए. ये प्रश्न 5 नंबर का है. इसका उत्तर है भारत के विभिन्न भू आकृतिक विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वह देश को प्राकृतिक 5 संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं. 1. उत्तरी या हिमालय पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं. 2. उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार हैं. 3. पठारी भाग खनिजों का भंडार है और यह देश के औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. 4. तटीय क्षेत्र मल्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त हैं. प्रश्न नंबर 16 का भी पाठ है भारत के प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? प्रत्येक भाग की विशेषताओं सहित व्याख्या कीजिए. इसका उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैल से बना है. इसके 2 मुख्य भाग हैं मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार. मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है. यह पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण है. इसके पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड कहते हैं. दक्कन का पठार यह त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है. इसके उत्तर में सतपुड़ा की श्रृंखला है और मैकाल श्रृंखला पूर्वी विस्तार है. यह पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है. प्रश्न नंबर 17 है दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है. इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है. दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं. यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है. उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले चढ़े शहरों की गंदगी को तन करके समाहित कर सकता है. लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं. 17 का पहला प्रश्न है नदियों का आयतन क्यों घटता है? इसका उत्तर है नदी जाल की घरेलू, औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग के कारण. 17 का दूसरा प्रश्न है नदियों के जल की गुणवत्ता कम करने वाले कारक बताइए. इसका उत्तर है उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे का नदी में मिल जाना. 17 का तीसरा प्रश्न है नदी प्रदूषण को कम करने के कोई 2 उपाय सुझाइए. ये प्रश्न 2 नंबर का है. इसका उत्तर है 1. घरेलू कचरा नदी में ना डालना. 2. उद्योगों का रसायन और जल परिष्कृत करके नदी में बहाना. 3. नदियों में मूर्ति आदि विसर्जित ना करना. प्रश्न नंबर 18 है
भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं तीन को उपयुक्त संकेत के माध्यम से चिन्हित करके उनके सही नाम लिखिए। 1 ओवूलर झील, 2 कर्क रेखा, 3 के 2 पर्वत शिखर, 4 राज्य जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। अब आते हैं खंडक पर जो कि राजनीतिक विज्ञान का है, जो कि 20 नंबर का है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा से कथन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताएं दर्शाता है? पहला ऑप्शन है अंतिम निर्णय सेना के अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। केवल। बी केवल 3। सी केवल 2 और 3। डी केवल 2। इसका उत्तर है ऑप्शन सी केवल और 3। प्रश्न नंबर 20 है, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेंगी भारतीय संविधान के किस मूल्य को दर्शाता है? गणराज्य, बी बंधुता, सी पंथ निरपेक्षता, डी समानता। इसका उत्तर है ऑप्शन सी पंथ निरपेक्षता। प्रश्न नंबर 21 है, ने यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाली थी? जवाहरलाल नेहरू, बी नेल्सन मंडेला, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका उत्तर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 22 है, नीचे दो कथन अभिकचन और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। कारण, लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान में वृद्धि नहीं करता है। विकल्प और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या है। बी और आर दोनों सही हैं लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। सी सही है लेकिन आर गलत है। डी गलत है लेकिन आर सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान के कोई दो प्रमुख कार्य लिखिए। इसका उत्तर है संविधान के कार्य। 1. लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करना। 2. सरकार द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग रोकना। 3. नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करना। 4. सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना। प्रश्न नंबर 24 है, किन्हीं दो भारतीय संविधान निर्माताओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है 1. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 25 है, लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर समझा जाता है, कथन की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि 1. आशासन का अधिक जवाबदेही स्वरूप है। 2. इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। 3. यह टकराव और मतभेदों को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाता है। 4. इस शासन व्यवस्था में सरकार के पास गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। प्रश्न नंबर 26 है, आधुनिक समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शासन के सबसे लोकप्रिय रूप में उभर रहा है, फिर भी इसकी कमियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
लोकतंत्र की कमियों का मूल्यांकन करते हुए कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है लोकतंत्र के निम्न कमियां हैं। एक, अस्थिरता की संभावना बार बार नेता बदलने के कारण। दो, फैसलों में देरी, चर्चा और बहस में बहुत समय लगने के कारण। तीन, चुनावी प्रक्रिया महंगी। चार, भ्रष्टाचार की संभावना चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण। पांच, आम लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई। छह, नैतिकता का स्थान नहीं। अथवा बी, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए और इसकी किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र की विशेषताएं। एक, प्रमुख फैसला निर्वाचित नेताओं के द्वारा। दो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तीन, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। चार, कानून का राज और अधिकारों का आदर। प्रश्न नंबर 27 है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। 27.1 संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 27.2 संविधान सभा में हुई चर्चा एवं प्रस्ताव को किस नाम से प्रकाशित किया गया? इसका उत्तर है संविधान सभा में हुई चर्चा एवं प्रस्तावों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से प्रकाशित किया गया है। 27.3 संविधान की व्याख्या के लिए किसी दस्तावेज का उपयोग किया जाता है और क्यों? इसका उत्तर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के 12 खंडों के दस्तावेज का उपयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनसे हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। अब आते हैं खंडक पर जो कि अर्थशास्त्र का है, जो कि 20 नंबर का है। प्रश्न नंबर 28 है। निम्न में से कौन सी संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? 1. नियमित रोजगार। B. सरकारी नियमों के अनुसार वेतन। C. शिशु देखभाल जैसी सुविधाओं की अनुपलब्धता। D. काम के घंटे निश्चित। इसका उत्तर है ऑप्शन C. शिशु देखभाल जैसी सुविधाओं की अनुपलब्धता। प्रश्न नंबर 29 है। गलत मिलान की पहचान कीजिए। ट्रैक्टर पारंपरिक कृषि। B.
दुकानदारी गैर कृषि क्रिया। सी, अधिक उपज वाले बीज। हरित क्रांति। डी, भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर। इसका उत्तर है ऑप्शन अ, ट्रैक्टर, पारंपरिक कृषि। प्रश्न नंबर 30 है, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या कहलाती है? अ, शिशु मृत्यु दर। बी, मृत्यु दर। सी, जन्म दर। डी, जीवन प्रत्याशा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मृत्यु दर। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? अ, कच्चा माल। बी, भवन। सी, जनरेटर। डी, मानव पूंजी। इसका उत्तर है ऑप्शन अ, कच्चा माल। प्रश्न नंबर 32 है, पालमपुर में निम्न में से कौन सी फसल खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? अ, गेहूं। बी, चावल। सी, गन्ना। डी, ज्वार। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ज्वार। प्रश्न नंबर 33 है, नीचे दो कथन अभिकथन अ और कारण और के रूप में दिए गए हैं। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी का शिकार होते हैं। कारण, और ग्रामीण इलाकों में आवश्यकता से अधिक लोग कृषि कार्य में नियोजित प्रतीत होते हैं। विकल्प अ, अ और आर दोनों सही हैं और आर अ की सही व्याख्या है। बी, अ और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर अ की सही व्याख्या नहीं है। सी, अ सही है लेकिन दो गलत है। डी, अ गलत है लेकिन आर सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन अ, अ और आर दोनों सही हैं और आर अ की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 34 है, नीचे दो कथन अभिकथन अ और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, पालमपुर के किसान एक वर्ष में 3 अलग-अलग फसलें पैदा कर पाते हैं। कारण, आर पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी और वहां की सिंचाई व्यवस्था सुविकसित है। इसका उत्तर है ऑप्शन अ, अ और आर दोनों सही हैं और आर अ की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 35 का पाठ है, जापान किस प्रकार एक धनी देश बना? इसका उत्तर है एक, जापान ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। दो, उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया जिसमें यह देश धनी और विकसित बना। अथवा प्रश्न नंबर 35 का भी पाठ है, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है एक, बाजार क्रिया, इनमें बहन या लाभ में की गई क्रियाला के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। दो, गैर बाजार क्रिया, इनसे अभिप्राय स्वउपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण आता है। प्रश्न नंबर 36 है, एक स्थायी भूखंड पर उत्पादन बढ़ाने हेतु किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन कीजिए।
इसका उत्तर है एक स्थायी भूखंड से उत्पादन बढ़ाने के तरीके निम्न है। एक बहुविध फसल प्रणाली, इसमें एक वर्ष में एक भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाई जाती हैं। 2. आधुनिक कृषि विधियां जैसे हरित क्रांति। 3. सिंचाई का विकसित तंत्र। प्रश्न नंबर 37 है, भारत में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इसका उत्तर है भारत में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्न कदम उठाए। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान। 1. लड़कियों के शिक्षा पर विशेष ध्यान। 2. प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना। 3. व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा। 4. सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी योजनाएं। प्रश्न नंबर 38 का पाठ है, पालमपुर के बड़े किसान पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं? वह इस पूंजी का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए करते हैं? इसका उत्तर है 1. बड़े किसानों के पास ज्यादा भूमि होने के कारण उत्पादन ज्यादा होता है। 2. अपने परिवार की जरूरत को पूरा करने के पश्चात वह अधिशेष उत्पादन को बाजार में बेचकर पूंजी की व्यवस्था करते हैं। बड़े किसान पूंजी का इस्तेमाल निम्न रूप से करते हैं। 1. बैंक में जमा करवा देते हैं। 2. छोटे किसान को उधार देने के लिए उपयोग करते हैं। 3. अगले वर्ष की कार्यशील पूंजी के लिए बचा कर रखते हैं। 4. कुछ बड़े किसान इससे दुकान खरीद लेते हैं। 5. कुछ बड़े किसान पशु, ट्रक, मशीन आदि खरीदने के लिए भी पूंजी का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 38 का भी पाठ है, गैर कृषि क्रिया से क्या अभिप्राय है? पालमपुर में की जाने वाली किन्हीं 4 गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है कृषि के अलावा वह सभी क्रियाएं जिससे लोग आजीविका कमाते हैं गैर कृषि क्रियाएं कहलाती है। पालमपुर की गैर कृषि क्रियाएं निम्न है। 1. डेयरी। 2. दुकानदारी। 3. परिवहन। 4. लघु स्तरीय विनिर्माण। तो विद्यार्थियों, यह था आज के क्लास 9 सोशल साइंस मिड टर्म एग्जाम 2025 से 26 का पूरा विश्लेषण। आशा है कि इस वीडियो से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि पेपर में कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण रहे और आगे की तैयारी किस दिशा में करनी चाहिए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और उपयोगी एग्जाम एनालिसिस और स्टडी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।